हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय इतिहास में जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है वो सिक्के के विषय में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से सिक्कों का प्रयोग होता था जिनसे कि हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्कों के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता से हम लोग ये बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि सिंधु सभ्यता से किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार के भी सिक्के का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है, किसी भी खुदाई से सिक्के का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद बारी आती है वैदिक काल की। तो वैदिक काल से भी किसी प्रकार के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि सिक्के का किसी भी प्रकार के सिक्कों का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद बात आती है कि फिर वैदिक काल में अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में किस प्रकार से सामान को खरीदा और बेचा जाता था। तो प्राचीन काल में जब इसकी शुरुआत हुई तो उससे सबसे पहले जो प्रचलन में जो सिस्टम आया, इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में संभवतः, क्योंकि खुदाई में किसी प्रकार का सिंधु सभ्यता से खुदाई का किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, या संभवतः जो सिंधु सभ्यता में विनिमय का जो माध्यम होता था वो वस्तु विनिमय होता था। यानी कि जो है वस्तु विनिमय, आप जानते हैं कि हम जो है हमारे पास कोई एक वस्तु है वो हम दे करके और हम सामने वाले से जो वस्तु लेना चाहते हैं जिसके पास है उसको हम अपनी चीज़ दे करके, कोई अपना सामान दे करके उससे कोई दूसरा सामान अपने ज़रूरत के अनुसार हम उससे ले लें। जैसे हमको जो है चावल की आवश्यकता है किंतु हमारे पास गेहूं है, तो हम अपना गेहूं उसको दे दें, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको गेहूं की आवश्यकता हो किंतु उसके पास बदले में देने के लिए चावल हो। तो इस प्रकार से लेन देन होता था, क्योंकि जो है कोई और माध्यम था नहीं। तो इसलिए क्या होता था कि ये इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था कि हमारे पास अगर गेहूं है तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको गेहूं की आवश्यकता हो किंतु उसके पास चावल भी हो, क्योंकि हमें चावल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ करके और उससे वस्तु विनिमय इस प्रकार से कर लिया जाता था कि हमने अपना गेहूं उसको दे दिया और उससे चावल ले लिया। हमें चावल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी और सामने वाले व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। तो इसे ही वस्तु विनिमय माध्यम कहा जाता था। इसी प्रकार से जब वैदिक काल आता है तो प्रारंभिक अवस्था में वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय के आधार पर ही ये खरीद और बेच क्रय विक्रय किया जाता था। लेकिन आगे चल करके जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें जो है कहा जाता है कि वैदिक काल में जो विनिमय का माध्यम होता था उसमें एक प्रकार के निष्क का प्रयोग होता था और साथ ही गाय का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय के मुद्रा के रूप में निष्क और गाय का प्रयोग किया जाता था। तो अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि निष्क क्या है। निष्क उसे कहते हैं जो कि एक गले में पहने जाने वाला एक हार होता था जिसमें सिक्का के रूप में सिक्के की तरह गोल गोल एक आभूषण होता था जो कि उसी हार में लगा होता था। तो उसी को वो शायद जो है कीमती होता था, यानी कि चांदी और तांबे का वो बना होता था। तो ऐसे में उसका मूल्य होता था। तो ये आभूषण कीमती होते थे, तो इनमें से निष्क को निकाल करके निष्क का प्रयोग किया जाता था। या जिनके पास निष्क नहीं होता था वो लोग, उनके पास गाय होती थी तो गायों का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, गाय पालन बहुत ज़्यादा की जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में गाय को वस्तु विनिमय के रूप में या मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो गाय का जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले ये जान लें कि मुद्रा, इसे जो है जो सिक्कों के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं इसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि इसका जो अध्ययन किया जाता है मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। सिंधु सभ्यता से कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद है वैदिक सभ्यता से भी, वैदिक काल से भी कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है।
वैदिक काल से भी कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। निष्क एवं गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। यह सोने का बना हुआ आभूषण यानी कि गले में पहनने वाला आभूषण होता था। भारत में सिक्कों की प्राप्ति 5वीं ईसा पूर्व में होता है। इस समय के जो सिक्के होते थे यानी इस समय के सिक्कों को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। ये चांदी और तांबे के बने होते थे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, चांदी और तांबे के बने होते थे। इसे करशापड़ भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचमार्क या करशापड़ सिक्कों पर किसी तरह का लेख नहीं होता था। उस समय जो प्रारंभिक अवस्था में जो पंचमार्क सिक्का होता था, तो अब हम लोग यहाँ पर ये जान लें कि पंचमार्क इसके बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले भारत में प्रथम बार जो सिक्के अपने अस्तित्व में दिखाई देते हैं उन्हें पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। और ये कब प्राप्त होते हैं? 5वीं ईसा पूर्व में। तो 5वीं ईसा पूर्व में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं इन्हें पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये चांदी और तांबे के बने होते थे दोस्तों, और इन्हें करशापड़ भी कहा जाता था या कहा जाता है उस समय, यानी कि करशापड़ कहा जाता था। पंचमार्क या करशापड़ सिक्कों पर किसी प्रकार का लेख नहीं होता था, यानी कि जो है उस समय शायद लेखन पद्धति का प्रचलन नहीं हुआ था संभवतः, तो इसलिए सिक्कों पर भी किसी प्रकार का लेख हमें नहीं दिखाई देता है। तो उस समय होता क्या था, फिर सिक्के पे क्या बनाते थे वो लोग? तो ऐसी कंडीशन में वो लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि पेड़, मछली, सांड, अर्धचंद्र और हाथी बना होता था। इन सिक्कों का प्रयोग दोस्तों मौर्य काल तक होता रहा, यानी कि जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सिक्कों की शुरुआत हुई, जो प्रारंभ हुआ, इन सिक्कों का चलन लास्ट में मौर्य काल तक होता रहा। मौर्य काल तक ये पंचमार्क सिक्के या करशापड़ जिनको कहा जाता है, इनका प्रचलन देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल का सिक्का। मौर्योत्तर काल के जो सिक्के होते थे दोस्तों, मौर्योत्तर काल का जो सिक्का होता, मानक सिक्का था, वो पड़ कहलाता था। यह चांदी का बना होता था और इस पड़ को रूपक या रूप भी कहा जाता था। सिक्कों के जो जांच करने वाला अधिकारी होता था उसे रूप दर्शक कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं जिनका कि इस आक्रमण के बाद काफ़ी हमारे भारत की राजनीति पे और अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कौन कौन से आक्रमण थे? ग्रीक बैक्टीरियन, ये विदेशी आक्रमण ग्रीक बैक्टीरियन या हिंद यवन आक्रमण कहलाते हैं। इसके बाद कुषाण शासकों का भारत में आक्रमण होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि मौर्योत्तर काल में जो मानक सिक्का है उसे पड़ कहा जाता था। यह चांदी का बना होता था, इसे रूपक या रूप भी कहते हैं। रूप दर्शक नामक अधिकारी इसकी जांच करता था कि सिक्का सही बना है या सही नहीं बना है। इसके विषय में इसकी जांच करने का जो कार्य होता था वो रूप दर्शक अधिकारी इसकी जांच करता था। मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं भारत में जब, तो उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब मौर्योत्तर काल में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं तो इसमें पहला जो आक्रमण होता है वो ग्रीक बैक्ट्रियन या जिसे हिंद यवन आक्रमण भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आक्रमण जो होता है इसे कुषाण आक्रमण, कुषाणों का यह आक्रमण होता है, यानी कि पहला ग्रीक बैक्ट्रियन आक्रमण होता है जिन्हें हिंद यवन आक्रमण भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आक्रमण होता है इसे कुषाण आक्रमण कहा जाता है। भारत में मुद्रा के क्षेत्र में प्रभाव इन्हीं दो शासकों का रहा है। ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों ने भारत में पहली बार तिथि युक्त, लेख युक्त तथा मानव युक्त आकृति का निर्माण सिक्कों पर करवाया था। तो सबसे पहले जो भारत में सिक्के प्रचलन में आए जो कि तिथि युक्त सिक्के थे, इसके बाद इन्हीं शासकों ने लेख युक्त सिक्के और इसके साथ ही साथ मानवीय आकृति का जो है निर्माण भी, जो मानवीय आकृति यानी किसी जो है मानव का चित्र
और जो बनवाया सिक्के में सबसे पहले, तो वो जो ग्रीक बैक्ट्रियन शासक थे, इनके शासनकाल में सबसे पहले ये कार्य किया गया। इनके द्वारा 2 लिपियों का प्रयोग किया गया। पहले नंबर पे है खरोष्ठी और दूसरा है यूनानी। खरोष्ठी लिपि और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया इन सिक्कों पर। ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों ने सिक्कों के मुख्य भाग पर स्वयं की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर देवताओं की आकृति बनवाई गई। यानी जो सिक्के का जो मुख्य भाग होता है, जो सामने वाला भाग होता है सिक्के का, उसमें अपनी स्वयं की आकृति बनवाई इन शासकों ने, और जो पृष्ठ भाग होता है यानी जो बैक साइड होता है इसका, उस बैक साइड में देवताओं की आकृति बनवाई थी। भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों को जाता है। मिनांडर ने दूसरी ईसा पूर्व में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो जो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी करने का श्रेय जाता है वो ग्रीक बैक्ट्रियन शासकों को जाता है। ग्रीक बैक्ट्रियन शासक में एक था मिनांडर, जिसने दूसरी ईसा पूर्व में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। मरणोत्तर काल में ग्रीक बैक्ट्रियन के बाद कुषाण शासकों का शासनकाल आता है। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए गए। यानी कि जो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए हैं ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कुषाण शासकों ने सबसे ज़्यादा सिर्फ सोने के ही सिक्के जारी किए थे, बल्कि अपने शासनकाल में कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। लेकिन ऑल ओवर प्राचीन काल में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। ठीक है ना, दोनों में अंतर है। फिर है कुषाण शासकों में विम कडफिशस ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों में जो विम कडफिशस था उसने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने जारी किया था? विम कडफिशस ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। फिर है विम कडफिशस के सिक्कों पर शिव, इसके बाद नंदी, फिर त्रिशूल की आकृति इसने बनवाया था। कुषाण शासकों में बुद्ध की आकृति सिक्कों पर बनवाई गई थी। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो सातवाहन का काल आता है। सातवाहन वंश का शासन करते हैं। तो सातवाहन वंश के समय में भारत में शीशे के सिक्के, शीशे जिसे लेड कहते हैं, एक प्रकार की धातु होती है, तो ये जो शीशे के सिक्के होते थे सबसे पहली बार भारत में सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहनों के सिक्के में चैत्य की आकृति बनवाई गई थी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है चैत्य। तो इस चैत्य की आकृति जो होती थी ये सातवाहन के शासनकाल में सिक्कों पर पाई गई है। इसके बाद गुप्तों का टाइम पीरियड आता है। तो गुप्तों ने जो सिक्के जारी किए थे उनके विषय में जान लेते हैं। तो गुप्त काल भी सिक्कों के विषय में महत्वपूर्ण रहा है। कुछ सिक्कों से ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के से लिच्छवी राजकुमारी की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है दोस्तों? कि हम जब किसी टोकन के रूप में किसी भी धातु का या किसी अन्य चीज़ का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो जो टोकन होता है उसका मूल्य उतने रुपए के बराबर नहीं होता है, लेकिन उस पर लिखा होता है कि ये 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का है, 100 का है। तो नोट हो या जो भी करेंसी होती है तो उसको एक संकेत के रूप में किसी भी धातु में या किसी पेपर पर जो है जारी कर दिया जाता है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले जारी करने का श्रेय मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक को प्राप्त होता है। सांकेतिक मुद्रा का सफल रूप में पहली बार 1805 में लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया जाता है।
यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब जारी किया था तब वो असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब सांकेतिक मुद्रा का चलन जारी किया गया, यानी कि तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया सांकेतिक मुद्रा ये असफल हो गया। लेकिन सांकेतिक रूप में पहली बार 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सिक्का जारी किया जाता है ये यहाँ पर सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सिक्कों का इतिहास रहा है दोस्तों। तो साक्ष्य के रूप में जो हम लोग प्राचीन इतिहास को जानने में साक्ष्य सिक्कों का जो सहायता प्राप्त होती है, तो साक्ष्य के रूप में सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनका ये इतिहास रहा है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में दोस्तों जो है अगला जो होगा टॉपिक हम उसको जो है लेकर के आएंगे। तो दोस्तों जो है अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो दोस्तों जो है अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर दोस्तों जो है पसंद आई तो आप लोग जो है हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।